जेके देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार वाला सलाम। मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछे और आज इस प्रोग्राम को 1-1.5 घंटे तक मेरा साथ देने आए हैं रहमत कलीम। आदाब नाजरीन, आज सुबह से लेकर के अब तक की तमाम कौमी, मुल्की और आलमी यानी जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली होते हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान की तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ आलमी सतह की जो बड़ी खबरें हैं, चाहे वो सऊदी अरब की बात हो या यूक्रेन और रूस के जंग की, इन तमाम हवालों से अब तक की जो अपडेट हैं, सबसे ज़्यादा ताज़ा तरीन जो खबरें हैं और बड़ी खबरें हैं जिनसे आपका सरोकार है, जिनसे आपका मतलब है, वो तमाम आपके सामने रखेंगे। हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स खुल चुका है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो और यूट्यूब पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सवालात अगर हो तो वो भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ किसी खबर से ताल्लुक, किसी खबर के मुतालिक जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दें, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के जरिए हमारे सपोर्ट करें ताकि आप भी इस सुबह के खबरनामे में खबर से अपडेट रह सकें और आप आज दिन की शुरुआत भी करें तो पूरी दुनिया की खबरें आपके जहन में रहे। जी हाँ नाज़रीन, जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मुल्की सतह पर भी क्या कुछ हुआ है और जो कांग्रेस के अंदर भी आज एक मीटिंग होने वाली है नई दिल्ली के अंदर, उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है और रूस और यूक्रेन के दरमियान पहले रहमत ने आपको बताया, उस पर भी आपको अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन उम्मीदवारों के हवाले से जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो खाली पड़ी असामियाँ थे उनके अंदर पोस्ट भरे थे, उनकी जानिब से एक फैसला इंतजामिया की जानिब से अब नया फैसला आया है, उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा झटका है, वो हम आपको बताएंगे और भी खबरें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उस प्रोग्राम के आखिरी 20 मिनट वो आपके लिए होंगे, आप उसमें फोन कर सकते हैं, आपकी जो भी इलाके की जो भी कोई शिकायत होगी वो इंतजामिया के अफसरान तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले तारीख के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, आज तारीख में क्या कुछ हुआ है, 13 मार्च आज के दिन क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, वो हम बताएंगे। जी हाँ, 13 मार्च 1774 में भारत में पोस्टल सर्विस का पहला दफ्तर खोला गया है और आज ही के दिन 13 मार्च 1897 में सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है। वो आज ही का दिन था 13 मार्च 1897 और 1944 आज ही के दिन इटली और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए हैं और आज ही के दिन 13 मार्च 1963 में खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए अर्जुन अवार्ड का ऐलान किया गया है। और आज ही के दिन 13 मार्च 1999 में शेख हमाद ज़ैन ईसा खलीफा बहरीन के नए हुक्मरान बने हैं और आज ही के दिन 13 मार्च साल 2002 में रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के दोबारा वो सदर मुंतखब हुए हैं साल 2002 में और साल 2008 में नासा का खलाई जहाज कामयाबी के साथ बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचा है। वो 2008 साल और 13 मार्च का दिन था और 13 मार्च 2016 तुर्की के शहर अंकारा में खुदकुश बम धमाके में 37 अफराद जान भाग हुए थे। तो ये था तारीख में कुछ अहम बातें मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके सामने रखी। अब बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे। खबरों की शुरुआत करने के हवाले से हम आपको बताएंगे इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ नाजरीन, साल 2019 के हवाले से जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे JKSSB के थ्रू, मुख्तलिफ जो खाली असामियाँ था, जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उसके लिए JKSSB के तहत 1200 असामियों को वापस लिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 तक जो असामियाँ थी उनके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक और फैसला लिया है कि उन असामियों को वापस लिया जाए। 2019 JKSSB के तहत जो 1200 असामियाँ हैं उन्हें फिलहाल वापस लिया गया। 31 अक्टूबर 2019 तक की जो भी असामियाँ हैं उन्हें विड्रॉ किया गया, उन्हें वापस लिया गया, जिसके साथ ही उम्मीदवारों को एक और बड़ा झटका लगा है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब के तहत जो 1200 असामियाँ हैं उन्हें फिलहाल वापस लिया गया है। इंतजामिया का फैसला। इस सिलसिले में इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से जो एक बड़ा फैसला, यानी कि जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे उनके लिए एक बड़ा झटका है?
बिल्कुल गौहर, ये कुल मिलाकर झटका उन सभी लोगों के लिए है जिनने साल 2019 यानी यूनियन टेरिटरी बनने से पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया गया, उस वक्त हमने देखा कि यूनियन टेरिटरी से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर JKSSB के तहत बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने फॉर्म जमा कराए थे, यानी वो नौकरी जम्मू कश्मीर के अंदर करेंगे जिसका ख्वाब देख रहे थे वो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, और वक्त गुजरने के साथ साथ उनको नौकरी। तकनीकी ख़राबी की वजह से आसिफ से रब्ता मुनक़ता हुआ, कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने के लिए, लेकिन एक कहीं न कहीं नौजवानों की वो उम्मीदें जो मुसलसल रोज़गार की तलाश में हैं, रोज़गार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें झटके पर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुल्की सतह पर जो रोज़गार की सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आसिफ, अगर आवाज़ आ रही तो आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल रहमत, जो हमारे जराया हैं और अलग अलग जगहों से हमने कंफर्म करने की कोशिश की और पता ये चला कि तकरीबन पिछला जो फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया का था उसी तर्ज पर एक और फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में, जहां पर 31 अक्टूबर 2019 से पहले की तकरीबन ये 1200 के आसपास असामियां बनती हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में फिल की जानी थी, लेकिन आज के वक्त में ये नहीं भरी जा सकी हैं और इसलिए सरकार ने 1200 के आसपास जो पोस्टें हैं वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से विड्रॉ करने यानी वापस लेने का फैसला लिया है। इसमें वजाहत जो अभी तक हो पाई है वो 3 चीजों की है। एक तो ये कि यानी अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर लैब असिस्टेंट की जो पोस्टें थी वो फिल नहीं हो सकेंगी क्योंकि वो भी इन 1200 में शामिल थी। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी AOI जो थे वो इनमें शामिल थे, 1200 में पोस्टें वो भी शामिल थी, वो अब रिक्रूट नहीं हो पाएंगे। और तीसरा जो फॉरेस्टर्स लगते थे यानी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट महकमा जंगलात के अंदर जो सबसे सीनियर ऑफिशियल्स में से एक होता है फॉरेस्टर, वो भी JKSSB के तहत जिन उम्मीदवारों ने इसके लिए अप्लाई किया था वो अब फॉर्म तो जमा कराए थे, लेकिन हमारे जराए जो कंफर्म कर रहे हैं कि इस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि कई सियासी जमातों की तरफ से भी कहा गया कि मामला टैकल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ किया जाएगा, GAD के साथ किया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी के साथ किया जाएगा। तमाम चीजें हुई, लेकिन इसके बावजूद जो अब ये कंफर्म हो रहा कि 1200 के आसपास जो पोस्टें हैं यानी कुल मिलाकर JKSSB की तरफ से नोटिफिकेशन अब तक निकाले जाते रहे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अब तक नोटिफिकेशन निकाले, लेकिन डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे वो अभी तक कोई भी इस पर लिस्ट तैयार करने या डिपार्टमेंट के पास इन सभी लोगों की लिस्ट नहीं पहुंची, कितनी पोस्टें कहां पर भरी जानी थी, यही वजह एक मान के चलिए। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस हवाले से कोई वजाहत तलब की, मतलब वजाहत सामने आई है कि किन बुनियादों पर इन जो 1200 पोस्ट हैं उन्हें फिलहाल वापस लिया गया है? देखिए गौहर, जो अभी तक कंफर्म हो रहा है थ्रू सोर्सेज, हालांकि सरकारी बयान का भी हमें इंतजार रहेगा, हो सकता है कि थोड़ी देर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से भी सोशल मीडिया साइट के जरिए या कोई तहरीरी बयान जारी करके तमाम चीजें क्लियर कर दी जाए, वजाहत इसमें की जाए, क्योंकि उम्मीदवारों को एक बड़ा झटका लगा है और लगे भी क्यों ना, क्योंकि साल 2015, 16, 17 और 18 के बाद जो लोग मुकम्मल तैयारी कर रहे थे, 5 अक्टूबर 2019 को एक फैसला होता है, एक साबिका रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उसके बावजूद भी इन उम्मीदवारों को ये जरूर इस वक्त था कि शायद वो नौकरी कर पाएंगे। फॉर्म लगाए थे, 8-8, 10-10 साल की मेहनत थी, पैसा खर्च हुआ था, उसके अलावा सब्जेक्टिव इल्नेस स्टडीज की थी, तहकीक की थी, लेकिन सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई। अब चूंकि कुछ चीजें ये भी पता चल पा रही हैं इसमें गौहर की, एक तो मामला कैट के पास भी था, अदालत में मामला था, कुछ लोगों के इम्तिहान हुए थे, अगर इम्तिहान हुआ था तो नतीजा नहीं आया, अगर नतीजा आया तो मामला अदालत में चला गया, अदालत में अगर मामला चला गया तो वहां पर मामला अभी सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहां से चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, आपका ये थे तफसीलात फराहम करे थे। जहां इंतजामिया की जानिब से एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जहां JKSSB के साथ जो 1200 के करीब असामियां हैं उन्हें फिलहाल वापस लिया गया। जो पोस्ट ने एडवर्टीजमेंट निकाली, नोटिफिकेशन आई थी उस हवाले से, और 31 अक्टूबर 2019 तक की जो भी असामियां हैं उन्हें विड्रा किया गया है, जो इसके साथ ही उम्मीदवारों को एक और बड़ा झटका लगा है। जी, जाहिर सी बात है, जो नौकरी की तलाश में उम्मीद लगाए बैठे वो नौजवान जो एक मुद्दत से फॉर्म पर फॉर्म भर रहे हैं, एक अजीब अलमिया तो ये है मुल्की सतह पर कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि बेशतर रियासतों में ये हालत है कि सरकारी नौकरियों के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 फॉर्म जमा कराए जाते हैं, 10 बार इम्तहान होता है और फिर नतीजे में 5 से 7 साल गुजर जाते हैं, कुछ होता नहीं और आखिर में इसी तरह का फैसला लेना पड़ता है। इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया जाता है और वो सारी उम्मीदें एक झटके में खाकिस्तर हो जाती हैं। जो नौजवान
कड़ी मेहनत और सख्त जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँचता है। उम्मीद लगाए बैठता है कि आज न कल उनके रिक्रूटमेंट को हवाले से लेकर के कोई फैसला होगा और जल्द से जल्द उन्हें ऑफर लेटर मिल जाएगा, वो नौकरी वाले हो जाएंगे। लेकिन सरकारी महकमे में, सरकार में नौकरी पाना बहुत आसानी के साथ सीधे सीधे बहुत ही मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में एक बुरी खबर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए और खासतौर से JKSSB के तहत जो 1200 के करीब असामियाँ थी, वो उनके उन असामियों के उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर है और बड़ा झटका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जहां हम उम्मीदवारों की बात की, JKSSB की बात की है, अब जरा बढ़ते आगे बात श्रीनगर हवाई अड्डे की करेंगे। जी हाँ नाजरीन, श्रीनगर हवाई अड्डे के हवाले से एक बड़ी खबर और अच्छी खबर उन ताजरों के लिए जो बागबानी और दीगर दस्तकारी और दीगर जो तिजारत है उसके साथ वाबस्ता है। श्रीनगर हवाई अड्डे से खबर है कि श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जो बैनुल-अक़वामी कार्गो टर्मिनल है उससे फिलहाल फाल बनाया गया है। उसके साथ साथ ही कश्मीर से बागबानी की पैदावार, दस्तकारी और दीगर सामान की बरामदात को अब फरोग मिलेगा, ये इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। ताजिर श्रीनगर से अब बराह रास्त सामान की दरामद और बरामद का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर जब इस सर्विस को शुरू किया गया, यानी कि 2 रोज कबल ही जहाँ इसकी शुरुआत हुई है, इसका इब्तिदा हुआ है, उसके साथ साथ ही कहा गया है इंतजामी की जानिब से ये उन ताजरों के लिए जो मुख्तलिफ शोबे से हैं, चाहे हम बागबानी की बात करेंगे, दस्तकारी की बात करेंगे या दीगर कई अहम शोबों के साथ मुंसलिक है, जो दरामदात और बरामदात के हवाले से उनके लिए ये सहूलियत रखी गई है और उन्हें कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्रीनगर से बराह रास्त सामान आप ले जा सकते हैं। कार्गो की सर्विस चूंकि शुरू हो चुकी है। खबर मिल रही है कि इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल को एक्टिव कर दिया गया है, फंक्शनल कर दिया गया है श्रीनगर एयरपोर्ट पर। तो इससे ताजिर बरादरी के लिए एक बड़ी खुशखबरी ज़रूर है, चूँकि अपने सामान को लेकर के सीधे बागबानी की पैदावार हो, चाहे दस्तकारी हो या दीगर सामान हो, इसके बरामदात को इस सिलसिले में कहीं ना कहीं फ़रोग मिलेगा, मदद भी मिलेगी बाहर ले जाने के लिए। और ताजिर श्रीनगर से बराह रास्त सामान की दरामद बरामद कर सकते हैं, कहीं दूसरे मुल्क को ले जा सकते हैं, दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में ले जा सकते हैं सीधे तौर पर। चूँकि ये टर्मिनल के एक्टिव होने का मतलब है कि आप यहाँ से हवाई रास्ते से भी अपने मसनूआत को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर दूसरे मार्केट में जा सकते हैं, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो और दूसरे शहरों के बड़े जो मार्केट है जहाँ पर आपको ताजिरों को इम्कानात होते हैं, जिनकी चीज़ें, जिनकी मसनूआत जहाँ ज़्यादा मार्केट में तलब की जाती हैं, तो ऐसे मार्केट में सीधे श्रीनगर से आप हवाई सफ़र के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर अपने सामान को लेकर जा सकते हैं। इरफान फासिल हमारे साथ है, इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के साथ जुड़ चुके हैं। सैयद इरफान, क्या कुछ तफसीलात है इस खबर में? खबर मिल रही है कि ये टर्मिनल एक्टिव कर दिया गया है, फंक्शन कर दिया गया है, अपडेट क्या है आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम और गवर कुचे साहब, जहां तक आपने इस खबर के बारे में थोड़ा सा तफसीलन से पहले ही बताया है, मगर मैं ये कहूंगा कि मार्च 10 साल 2022 ये गोल्डन लेटर एक डेट हिस्ट्री है, खास तौर पर एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने ये जरूर कर दिया, उन्हें क्लियर कर दिया कि इस तरीके की जो मूवमेंट है ये बहुत पहले साल 2018 में अगर देखा जाए एक कॉमन डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल जो है उसको वजूद में लाया गया था। खास तौर पर मैं कह सकता हूं कि एक कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज जो है उसका एक हिस्सा उस वक्त बन गया था, मगर मेजर बूस्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसमें खास तौर पर हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है या अदर गुड्स है, जो अब कश्मीर से होंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंटरनेशनल कार्गो फैसिलिटी एक मामूली फैसिलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जिसके खास तौर पर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ने भी नोटिफाइड कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि इंडिया अब्रॉड के लिए ये सबसे बड़ा एक खूबसूरत कदम है, खास तौर पर कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर में आप देखिए मेवे की पैदावार, खासतौर पर ड्राई फ्रूट की पैदावार जो है बहुत ज्यादा होती है। अब इंटरनेशनल मार्केट जिस तरीके से पहले अगर देखा जाए, बायर्स एंड सेलर्स की जो मीट होती थी वो इंटरनेशनली अपना एक्सपोर्ट जो है वो वहां पर कंक्लूड करते थे और प्रोडक्ट्स को वहां पर लॉन्च करने की कोशिश करते थे, ताकि ये सोचते थे कि इंटरनेशनली बायर्स और एक्सपोर्ट जो है, बायर्स और सेलर्स का काम वहां पर बन जाए। जबकि अब श्रीनगर के हवाले से ये बात है, श्रीनगर एयरपोर्ट के हवाले से बात है, ये खुशाइन कदम है और इस खुशाइन कदम को लेकर मुझे लगता है अब यहाँ के ताजिर बरादरी के लोग भी काफी ज्यादा खुश है। उनका जरूर ये मानना है कि एक साइड से अगर देखा जाए, पहले कई सारे मामलात होते थे कि यहां से आपको दिल्ली लेना है, उसके बाद आपको दिल्ली में काउंटर्स के साथ इंटरनेशनली एक्लेम्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी को कांटेक्ट करना है, फिर उसके बाद जो है कस्टम लगेगा, बाकी चीजें। अब जबकि जी हाँ आपके घर से ही ये शुरू चीज हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है ये तो एक मैं कहूंगा कि सोने के पन्ने हैं और अभी इसने इतिहास लिख दिया है
और इससे आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा इजाफा टूरिज्म को भी मिलेगा, क्योंकि जब आप टूरिज्म की बात करते हैं तो वहां पर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब ट्रेड होगा तो जाहिर सी बात है सयाह घूमने फिरने भी आ रहे हैं मगर साथ साथ अपना कारोबार भी कर सकते हैं। यानी मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी बात हो सकती है कोई। ऐसे में आने वाले दिनों में, चूंकि इस बीच में जब ये टर्मिनल फंक्शन नहीं था तब जाहिर सी बात है ताजिर बरादरी को नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। क्या उस मार्केट के हवाले से आपको कोई आइडिया खबर है कि ये किन किन मार्केट में हवाई सफ़र के जरिए अपने मसनूआत को ले जा सकते हैं जहां आसानी हो सकती है, खासतौर से अगर श्रीनगर से बाहर के मार्केट की, अगर दिल्ली की वगैरह की मार्केट की तरफ इशारा करें तो? बहुत अच्छा सवाल पूछा रहमत आपने। देखिए रहमत, सबसे बड़ी बात हम कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स की अगर करेंगे तो यहाँ का पश्मीना शॉल, जामावार कानी जो है काफी फेमस है। अब उसका जो एक एग्जीबिशन होता है, जहां तक मैंने भी देखा है कि दुबई में बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, अबू धाबी में बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, जहां पर कश्मीरी खास तौर पर यहां से अपना शॉल लेकर जाता है और वहां पर ट्रेड फेयर में हिस्सा लेता है। न बल्कि बैन अवी सतह पर कश्मीर के साथ साथ अगर देखा जाए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, खासतौर पर दिल्ली के प्रगति मैदान हो या इसके अलावा कई सारे ऐसे एग्जीबिशन है जहां पर ये सारी चीजें होती थी। मगर अब आप देख लीजिए हैंडीक्राफ्ट तो एक साइड, मगर साथ ही साथ अब हॉर्टिकल्चर या वो चीजें जिसमें आपका कश्मीरी ड्राई फ्रूट है, जिसमें आपका सेब है, बाकी चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट को छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं जहां पर एक इंटरनेशनल मार्केट कश्मीर आर्ट का है, मगर वहां पर क्या हुआ था, वहां पर अब देखिए मुख्तलिफ एक्सटर्नल कंट्रीज से जो चीजें आने जाने के लिए वहां पर शुरू हो गई थी, उससे कश्मीर का मार्केट कम हो गया था। अब जबकि यहां से इंटरनेशनली ये चीज अब जो है इसका काउंटर खुल गया है, कार्गो एक्सपोर्ट्स गुड हो जाएंगे, तो इजीली ये राब्ता हो जाएगा कि अब आप वहां से भी चीज यहां भेज सकते हैं और यहां से भी चीज वहां भेज सकते हैं डायरेक्टली, जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसमें एक वर्बल कमिटमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है जिसमें कस्टमर के साथ साथ ट्रेडर को। इरफान, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जो सहूलियत रखी गई है, अब जो कार्गो सर्विस शुरू किया गया है श्रीनगर हवाई अड्डे पर, जो ताजिर बरादरी है, चाहे हम बागबानी की बात करेंगे जो शोबे उसके साथ हैं या जो दीगर आपने जो दस्तकारी के हवाले से, उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से जो सहूलियत दस्तयाब रखी गई है? देखिए गवर साहब, वेरी ट्रू। अगर देखा जाए जो कौन ऐसा नहीं होगा जो इंटरनेशनली अपना मार्क नहीं छोड़ना चाहता है। जाहिर सी बात है जब आप इंडियन रुपीस की बात करते हैं तो वहां पर लोग डॉलर्स में भी पैसा कमाना चाहते हैं। अब जब ताजिर बरादरी के लोग हैं, अगर उनको फायदा मिल रहा है इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, जाहिर सी बात है मुनाफा तिगुना होता है, तो वो काफी ज्यादा खुश है। उनका मानना है कि जब हम वहां के लोगों के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और उनको भी आखिरकार पता चलेगा कि कश्मीर की एक वर्सटैलिटी हैंडीक्राफ्ट को लेकर क्या है, यहाँ का फ्रूट कितना ए क्लास है, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट है उसमें क्या क्वालिटी है, तो जाहिर सी बात, और वहां के लोग भी ये चाहते हैं क्योंकि कश्मीर का नाम कई सारी चीजों में फेमस है। जबकि आप कश्मीरी सेब की बात करते हैं तो वहां पर सैफरॉन भी है और सैफरॉन का इंटरनेशनल मार्केट है। कौन नहीं चाहता कि कश्मीर का नंबर 1 सैफरॉन इंटरनेशनल ट्रेड में देखे, तो जाहिर सी बात है चेहरे पर मुस्कुराहट है और आने वाले टाइम में अगर ये कार्गो इंटरनेशनली काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहता है, बढ़िया रहता है, तो जाहिर सी बात है इजाफा होगा, ट्रेडर्स में इजाफा होगा और इसके साथ साथ सरकार को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब काम बढ़ेगा तो इंटरनेशनल कार्गो में भी इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से इरफान फाजिल, तफसीलात फराहम कर रहे थे। जहां जो हवाई अड्डा श्रीनगर है वहां पर इस सर्विस को कार्गो इंटरनेशनल जो सर्विस है उसकी शुरुआत हुई है, जिसके साथ ही जो ताजिर बरादरी चाहे बागबानी या दस्तकारी के साथ वाबस्ता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में अपने चीज़ों को बरामद दरामद ले जाने के हवाले से उनकी जो दिक्कतें थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई हैं। तो बढ़ते आगे बात अब करेंगे वादी कश्मीर के हवाले से। जहां नाजरीन, वादी कश्मीर में जहां मंशियात, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में मंशियात की जो तादाद है, मंशियात के इस्तेमाल की तादाद वो काफ़ी बढ़ रही है नौजवानों के अंदर। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो अस्पतालों में नालोक्सोन की अदम दस्तयाब, ये एक ऐसी दवाई है जो लाइफ सेविंग है, जो बताया जाता है कि ये लाइफ सेविंग है जो मंशियात लेने वाले अफराद है उनके लिए, क्योंकि अचानक कभी मौत हो सकती है। जहां हमने देखा है कि हालिया दिनों वादी के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो नौजवानों की अचानक मौत होती है, उसके लिए ये अचानक मौत क्यों होती है, और ये भी माना जाता है, माहिरीन का माना जाता है कि जिन्होंने ड्रग्स ज़्यादा ओवरडोज होता है उनके लिए ये दवाई काम आती है, यानी कि लाइफ सेविंग नालोक्सिन इंजेक्शन के जरिए मंशियात की ज़्यादा मकदार के असरात को कम करता है, ये माहिरीन का मानना है। और नालोक्सिन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, इस सिलसिले में पहले ही जो मुतल्लिका महकमा है यानी कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से सभी अस्पतालों के अंदर इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस
दवाई को यकीनी बनाया जाए, दस्तयाब रखा जाए अस्पतालों के अंदर, और साथ ही साथ नौजवानों के अचानक मौत होने के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। उस सब को रोकने के लिए शायद इस दवाई की जरूरत है। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में मनशियात का बढ़ता और बड़ा होता, घना होता जाल, कहीं न कहीं नौजवानों की एक बड़ी आबादी इसमें फंसी हुई है और आए दिन हम देखते रहे हैं कि किस तरह से अचानक से मौत नौजवानों की हो रही है मनशियात की वजह से। तो यही वजह है कि इंतजामिया की जानिब से, हुकाम की जानिब से नालोक्सोन की दस्तयाबी को लेकर के कहा गया है कि यकीनी बनाया जा चुके हैं। इस मामले में नालोक्सोन का मामला यह है कि अगर आपने ओवरडोज लिया हुआ है, नशा की है और बहुत ही बेकाबू सूरत हाल है, तो उस वक्त उस डोज के पावर को या उस नशे को कम करने में ये नालोक्सोन का इंजेक्शन जो होता है वो कहीं न कहीं असरअंदाज होता है और ये असरात को कम करता है वो ड्रग्स के, मंशियात के। तो इसीलिए इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। तो ये एक तरह की दवाई है, एक तरह का इंजेक्शन है जो कहीं ना कहीं इंसान को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए कोशिश की जाती है इसके इस्तेमाल के लिए। लेकिन इससे बड़ा मसला ये है कि ये जो तादाद बढ़ रही है, ये जो माहौल बढ़ रहा है, ये जो लत फैलती चली जा रही है मंशियात की, नौजवानों की बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर में, ऐसा कोई दिन होता ही नहीं जब हम खुद बुलेटिन में अपने मंशियात के हवाले से खबर न करते हो, खबर हमारे पास ना आती हो कि यहाँ पर 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार हुआ, वहां पर 5 गिरफ्तार हुआ, यहाँ पर ये हुआ। तो इस तरह की सूरत हाल वादी कश्मीर में खासतौर से देखने को मिल रही है। यही वजह है कि इंतजामिया की जानिब से जो फैसला लिया गया है वो नालोक्सोन इंजेक्शन को लेकर लिया गया है और कहा गया है कि इसकी वाफिर मकदार में दस्तयाबी होनी चाहिए ताकि इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें बचाव का काम कर सके। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निसार उल हसन, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये दवाई क्या है और इसका क्या काम है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे ये जो नालोक्सोन की अदम दस्तयाबी अस्पतालों के अंदर, क्योंकि माना जाता है कि एक लाइफ सेविंग दवा है, तो क्या है ये पूरी, इस हवाले से नाजरीन भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो नालोक्सोन है ये इंजेक्शन में भी आता है, ये नेजल स्प्रे में भी आता है जी। ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अगर कोई पेशेंट, कोई बीमार किसी अस्पताल में ये जो ड्रग्स है, इलिसिट ड्रग्स या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी, जो खास तौर पर ओपियाइड्स, जिसमें आपका हीरोइन आता है, जिसकी लत हमारे पूरे बहुत सारे नौजवानों में है, अब वो इंजेक्शन भी उसका लेते हैं और वो स्निफ भी करते हैं। और दूसरी जो अद्वियात में ये जो नशेली दवाइयां हैं उसमें मुब्तला हुए हैं, जिसमें मॉर्फिन है, ऑक्सीकोडोन है, काफी सारे और भी नशेली अद्वियात में हमारे नौजवान मुब्तला हुए हैं, जिसमें खासा तादाद जो है ओपीआई ड्रग्स है। और हमारे अस्पतालों में अगर कोई जो पेशेंट्स जो इनका ओवरडोज लेके आते हैं, जो ये ओपीआई ड्रग्स है, नशीली अद्वियात है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये पेशेंट्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लेके आते हैं, हार्ट अटैक्स लेके आते हैं, क्योंकि ये जो नशीली अद्वियात है ये लंग पे भी असर करते हैं, ब्रेन पे भी असर करते हैं और हार्ट पे भी असर करते हैं, जिसमें काफी जो है लोगों की मौत हो गई है, खास तौर पर नौजवानों की अचानक। अगर कोई इन हालात में आता है लंग फेलियर लेके या कोमा में आके, जिसको ये ओपियाइड ओवरडोज होगा, नालोक्सोन इज द ओनली ड्रग जो लाइफ सेविंग ड्रग है। अगर ये इमीडिएटली दिया जाएगा तो उस नौजवान की या उस पेशेंट की जान बच सकती है। हमने अस्पतालों में देखा कि इसकी जो सप्लाई है कहीं कहीं अस्पतालों में मुझे लगता है सफिशिएंट तादाद में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो दवाई है इसको बेसिकली एडुकेट सप्लाईज में होना चाहिए, न सिर्फ टर्शियरी केयर अस्पतालों में बल्कि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी या पेरिफेरल अस्पतालों में भी इसका होना लाजमन है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट ये कंडीशन लेके मॉर्फिन ओवरडोज या हीरोइन ओवरडोज लेके आएगा, उसको ये इमीडिएटली देना है। अगर किसी को पेरिफेरी में हो जाएगा उसको नियर बाय हॉस्पिटल में ये अवेलेबल होना चाहिए, इसीलिए इसका होना हर अस्पताल में लाजमन है।
और मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूं, देखो वी हैव टू सी टू इट कि जो ये नशीली अद्वियात जो जिसमें हमारे नौजवान मुब्तला हो गए हैं, ये जो सपोज हीरोइन है, इसको रोकना है हमको। और खासतौर पर यहाँ के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साहिबान को जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ओपिएट प्रिस्क्रिप्शन, उनको ये चाहिए कि बाकी जो है दवाइयां जो पेन किलर्स है, क्योंकि अगर किसी को पेन होती है, ज्यादा पेन होती है, बाकी ऑल्टरनेटिव पेन किलर्स भी है हमारे। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नालोक्सोन दवाई है क्या ये सिर्फ अस्पतालों के अंदर दस्तयाब है या कि फिर जो मेडिकल स्टोर्स हैं बाहर मार्केट्स में वहां पर भी इजीली दस्तयाब होती है? नहीं, ये इसका फायदा दुकानदारों के पास नहीं, इसकी अवेलेबल होना चाहिए इमरजेंसी ट्रे में अस्पतालों में, अस्पतालों के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ताकि ये एकदम अवेलेबल हो जाए और एकदम डॉक्टर साहिबान उस पेशेंट को दे देंगे जो बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट लेके आएगा, या मॉर्फिन ओवरडोज लेके आएगा, या हीरोइन ओवरडोज लेके आएगा। ये अस्पतालों के इमरजेंसी ट्रे पे अवेलेबल होना चाहिए ऑल द टाइम। डॉक्टर साहब, ये तो इलाज की बात हुई, जो आदमी ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, मनशियात का इस्तेमाल करता है, उसके बाद की सूरत हाल ये है कि उसके इलाज के लिए आपको ये इंजेक्शन और ये अद्वियात चाहिए। हम उससे पहले अगर जाएं, आप अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे, चूँकि जो कोशिशें हो रही हैं वादी कश्मीर में, ख़ास तौर से मनशियात मुखालिफ जो कोशिशें चल रही हैं, वो कोशिशों में हम बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं देख पा रहे हैं। आपकी नज़र में इस मनशियात के जाल को तोड़ने के लिए, इस वबा को ख़त्म करने के लिए, इस कैंसर को ख़त्म करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है? एक डॉक्टर होने के नाते भी बताइएगा और एक आम जिम्मेदार शहरी होने के नाते भी। इट इज सो पेनफुल कि हमारी जो नौजवान नस्ल है पूरी इसमें मुब्तला हो गई है। खास तौर पर कश्मीर की बात हम करेंगे तो हर घर में जो नौजवानों की तादाद है दिन ब दिन बढ़ती जाती है इस एडिक्शन के हवाले से। और इस एडिक्शन के हवाले से मेरा ये मानना है कि आप देखो, हीरोइन में हमारे नौजवान मुब्तला हो गए हैं, वो अपनी जायदाद बेचते हैं, चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, क्योंकि एक बार इनको लत लग गई तो ये फिर कुछ भी कर सकते हैं इस दवाई को खरीदने की, हीरोइन खास तौर पर। और ये हीरोइन कहाँ से आती है? जब तक में इनको ये अवेलेबल है यहाँ पे, तब तक ये कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव टू सी ये कहाँ से आता है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे इन नौजवानों के पास आता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब तक ना आप इस जो ये स्ट्रीट ड्रग है, इलिसिट ड्रग है, इसको ये कहाँ से आता है कश्मीर में, कैसे आता है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट, मैंने यहाँ पे गांव में शहरों में देखा है, यहाँ पे डाउट्स है, यहाँ पे जो ये दवाइयां इन बच्चों को देते हैं, जो इनको सप्लाई करते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप ये सप्लाई चेन नहीं रोकेंगे, ये इन्फ्लक्स ऑफ दीज ड्रग्स नहीं रोकेंगे, तब तक ये मुझे लगता है नशीली अद्वियात का जो ये बाजार गर्म हो गया है यहाँ कश्मीर के हवाले से, ये बंद नहीं हो जाएगा। इसमें बहुत सवालिया निशान है कि ये कहाँ से आता है। बच्चों के पास एकदम एक बार लत लग गई तो ये दूसरी बार चोरी करेगा, डाका करेगा, कत्ल करेगा, लेकिन उसको होना ही होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो है हीरोइन खास तौर पर और भी जो नशीली अद्वियात है, जब तक ये अवेलेबल रहेंगे तब तक ये बच्चे जो है ले जाएंगे। और दूसरा मेरा यहाँ पे डॉक्टरों का है, खासतौर पर साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर्स है, एकदम कोई पेशेंट माइल्ड डिप्रेशन लेके आता है, कोई पेशेंट उनके पास मामूली पेन लेके आता है, तो उनके पास ये ओपिएट या साइकोटिक ड्रग्स एक प्रिस्क्राइब करते हैं। मुझे लगता है खासा तादाद जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की वजह से भी यहाँ पे जो है जो ये ड्रग एडिक्शन की तादाद जो है बढ़ गई है। क्योंकि अगर आप किसी को ओपियाइड एनर्जिक दे देंगे, एक बार वो लेता है पेन के लिए, दूसरी बार वो बेसिकली ही क्रेव्स फॉर इट, फिर वो दुकानदारों के पास जाके उनको डरा धमका के उनसे लेता है, या दुकानदार भी यहाँ पे इसमें शामिल है, कई दुकानदार जो इनको ये अद्वियात देते हैं। मुझे लगता है जिम्मेदारी न सिर्फ डॉक्टर्स की है बल्कि यहाँ के हर किसी की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर निसारुल हसन जो बात कर रहे थे नालोक्सोन दवाई की जा रही जो अद्वियात है उसकी अदम दस्तियाबी अस्पतालों के अंदर, इमरजेंसी जो अस्पताल है वहां पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, लाइफ सेविंग दवाई है। इस सिलसिले में अस्पतालों के अंदर जो वादी के अस्पताल है वहां पर इसकी कमी की वजह से भी जो है सवाल उठ रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम जारी रहेगा। यहाँ और भी खबरें हैं जहां पाक भारत के हवाले से बात करेंगे, वहीं पर भारत चीन के हवाले से और रूस यूक्रेन के हवाले से भी बात करेंगे। और भी मजीद खबरें हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा।